नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग को पता होगा कि आपके सीटेट के जो एग्ज़ाम हैं कब से होंगे और यह भी मालूम होगा कि सीटेट की नोटिफिकेशन कब से आ जाएंगे और कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया होगा। शायद ये वीडियो जब आप देख रहे हों तो सीटेट के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हों। तो हम आपके लिए वादा किए थे कि फ्री क्लासेस ज़रूर लाएंगे और यह वादा हमें पूरा करना है किसी भी परिस्थिति में, है ना। तो बिल्कुल फ्री क्लासेस देंगे। जिस प्रकार से हमने यूपी टेट का सारा क्लास बिल्कुल फ्री दिया है, चाहे मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अदर सब्जेक्ट में बस मात्र हिंदी मतलब संस्कृत और इंग्लिश को छोड़कर। इसी प्रकार सेम हम आपके सीटेट के लिए मैथ के 15 नंबर के जो 15 नंबर वाले जो सेक्शन है वो हमने दे रखा है और पेडोलॉजी वाला मैथ का सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। और जो ईवीएस का 15 नंबर वाला सेक्शन है जो यूपी टेट से बिल्कुल बिलोंग करता है उसका भी हमने वीडियो दे दिया है पूरा का पूरा। और यह वाला जो ईवीएस अब चलेगा मात्र सीटेट के लिए ही चलेगा, समझ रहे हैं। यह पेडोलॉजी वाला सेक्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपको आज सिलेबस के साथ साथ पहला चैप्टर भी पढ़ाने वाले हैं। पहले आप सिलेबस देख लें कि आपको पढ़ना क्या है इसके अंदर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आपके पूरा का पूरा सेक्शन हमको ख़त्म करना है, यानी कि ईवीएस आज ही नहीं ख़त्म करेंगे। कहने का मतलब है कि जब शुरू किया गया है तो अंत तक बने रहेंगे तो ख़त्म होगा, है ना। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की कभी बात ही नहीं करते हैं। हमारे दोस्त ऐसे ही हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं। आप भी मेहनत करिए, किस्मत कब बदल जाती है कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन मेहनत करिए, मेहनत से ही आप आगे बढ़ेंगे और मेहनत ही हमारा उद्देश्य है। भले ही कोई सा भी परिस्थिति हो लेकिन हमें मेहनत के बलबूते पर ही उसको पाना है। मेहनत करें और सब कुछ सुनिश्चित होगा। चलिए, किसी के कमेंट से हमें कुछ लेना देना है नहीं। और अभी अगर आप लोग कमेंट कर रहे हो तो कमेंट ना करें, सीधे हम फोकस कर लेते हैं अपने ईवीएस के क्लास पर। आज से स्टार्ट हुआ है, हम स्टार्ट किए हैं तो अंत भी करेंगे। जिस प्रकार से हमने डीएलएड के क्लासेस सारे खत्म किए यूपी टेट की, इसी प्रकार से सेम हम सीटेट के भी सभी क्लासेस खत्म करेंगे। आपसे वादा करते हैं, किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे लेकिन आपके लिए क्लास जरूर आएगा, जरूर आएगा, निश्चित आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है हमें यह पता होना चाहिए कि सीटेट में ईवीएस में हमें क्या पढ़ना है। उटपटांग लगेंगे थोड़े से, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा और जो अभी तक एग्जाम दिए हैं दो एक बार, उनके लिए चीज़ें यहाँ पर साफ साफ समझ में आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बताते हैं ईवीएस आपको कितना पढ़ना, उसका एरिया कितना है, क्योंकि भाई हमें लड़ाई करने के लिए ये चीज़ें पता होना चाहिए, आखिर मारना किसको है ना। तो इसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुख्य थीम। देखिए ईवीएस के कुछ मुख्य थीम हैं, बस उसी को हमको फोकस करना है। मुख्य थीम है, थोड़ी सी अगर हम छोटा लिखते हों तो उसको आप अपने मतलब नहीं दिख रहा हो, धुंधले दिख रहे हों, अगर बाय द वे अगर धुंधले दिख रहे हों तो आपके स्क्रीन पे ही छोटा सा 3 बिंदु ऊपर दिया होगा जहाँ पे आप वीडियो चला रहे हो, उसमें जाकर आप उसके मतलब कि उसका क्वालिटी बढ़ा लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए, अपने आप साफ हो जाएगा। 400 प्लस कर लीजिए, जो है 360 के बाद वाला, 480 वाला कर लीजिए, फिर 1000 वाला जो भी हो, जैसा हो 720 वाला भी कर सकते हैं। अब देखिए मुख्य थीम तो हमारे अगर देखा जाए सीटेट में जो मुख्य थीम है मात्र 6 थीम है और 6 थीम के बारे में हमको अलग अलग पढ़ना है। पहले 6 थीम जान लीजिए, इसके बारे में पूछा जाता है। नोट्स भी साथ बनाते रहिए। परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, यह पहला थीम है। दूसरा जो थीम इसका है साथी, भोजन है, भोजन होगा। और जो तीसरा थीम है इसका, यह है आश्रय। क्या है? आश्रय। और जो चौथा है मेरे मित्र वह है जल, जल। इसके बाद जो 5वां होगा मेरे मित्र वो होगा यात्राएं, 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 मात्राएं नहीं, यात्राएं, यानी कि जो आप जर्नी करते हैं वह चीज़। इसके बाद यात्राओं के बाद एक लास्ट आ जाता है मेरे भाई, हमें जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं वही करते हैं, हम जो सोचते हैं वही करते हैं या फिर वही करते हैं। थिंग्स वी मेक डू, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी, यानी हम जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं, सोचते हैं वही करते हैं, वही करते हैं, वही करते हैं। तो भाई इससे आप क्या सीख लिए कि भाई जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए परिवार एवं मित्र आपने देखा। पहली बात ईवीएस जो आपको सीटेट में पढ़ना है मेरे भाई, उसमें 6 थीम है उसके।
अब 6 थीम में भी उप थीम है। आपसे पूछा जाएगा कि आपके देखिए रीट के लिए 7 थीम है, 7 थीम पढ़ने पड़ते हैं हमको रीट एग्जाम के लिए, राजस्थान के लिए जो होता है, लेकिन हमको सीटेट के लिए 6 थीम पढ़ने हैं बच्चों। तो इसको हम देखते हैं, 6 के 6 हैं, पहले आप याद कर लें। परिवार एवं मित्र पढ़ना है, भोजन पढ़ना है, आश्रय, जल यानी वाटर, यात्राएं यानी कि जर्नी, और हम जो सोचते हैं वही करते हैं। ये 6 थीम को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सीटेट के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही अच्छे से क्रैक करेंगे और बहुत अच्छे अंक से क्रैक करेंगे, ठीक है ना। अब परिवार एवं मित्र में सबसे पहली बात है आपको याद रखना है, इस 6 थीम में भी एक ऐसा थीम है जिसके उप थीम है, जैसे कि परिवार एवं मित्र के उप थीम है, बस इसी के भाग हैं, इसके बाद उन सब के भाग नहीं है। पहला है संबंध, संबंध। दूसरा जो है भैया कार्य, कार्य एवं खेल, कार्य एवं खेल के बाद पढ़ना है। इसके बाद पशुओं के बारे में पढ़ना है, पशुओं। तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, है ना। पशुओं के बाद आ जाता है पौधे, पौधे, पौधे के बारे में पढ़ना है। हम इसी चीज़ से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पशुओं में सबसे पहले पक्षी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पक्षी के पहलू को पूरा का पूरा हम खत्म करेंगे। इसके बाद आपको अंत तक अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको 8 या 10 प्रश्न ऐसे कराएंगे जो आपके सीटेट में पक्षियों से रिलेटेड पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसको आप इरेज कर दें, हम कहिए तो, नहीं तो आप लोग छापिए फिर इरेज किया जाए, ठीक है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जंतु, यानी कि जंतु। जंतु में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पक्षी, ठीक है। पहले चलिए जंतु होता क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए जंतु होते क्या हैं। जंतु यानी एनिमल, अगर आपसे पूछा जाए आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए भैया। एनिमल, जंतु होता क्या है, जंतु। तो आप कहेंगे जंतु का डेफिनेशन सर जो होगा, एक छोटा बच्चा से अगर पूछा जाए जंतु होता क्या है, छोटे बच्चे के लिए हम पढ़ रहे हैं भाई, छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो छोटे बच्चों के लिए हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। अब उनके द्वारा जंतु किसको कहेंगे, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है कि कीड़ा क्या है, जो रेंगने वाले जंतु हैं वो क्या हैं, हाथी क्या है, कुत्ता क्या है, इन सब का ज्ञान अगर उन्हें नहीं होगा, बिल्ली क्या है, तो वह सिर्फ सारे जानवरों को अगर मतलब सारे पक्षी को, पशु को मिला दिया जाए तो उसको जंतु के कैटेगरी में लाते हैं, जानवर कहते हैं बच्चे। तो यानी कि जंतु किसे कहते हैं अगर आप कहेंगे तो प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर जीवों को, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, जैसे कीड़े, पक्षी, कीड़े, पक्षियों, कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतु, रेंगने वाले जीव जंतु हो गए आपके, स्तनधारी हो गए। आप भी स्तनधारी हो, पता है कि नहीं, हम भी एक प्रकार के जीव ही हैं, है ना। भले ही जानवर के कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि जानवर जैसा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन कभी काल के मानव जानवरों जैसा व्यवहार करने लगता है ना, भावनाओं को न समझे जब तब। तो स्तनधारी हो गए। इसके बाद स्तनधारी के रूप में किया जाता है, स्तनधारी के रूप में किया गया है। इसके बाद इनके सामूहिक रूप को, इन पूरे सामूहिक रूप से इनको क्या कहा जाता है, जानवर। क्या कहा जाता है, जानवर। बच्चे इन्हें जानवर कहते हैं। बस इसी चीज़ को हम जंतु के कैटेगरी में लाते हैं। बच्चे अगर सारी चीज़ को देखेंगे, कीड़े मकोड़े, जो छोटे मोटे जो गेहूँ चावल में पाए जाते हैं कीड़े मकोड़े, सबको अगर देखें बच्चे छोटे तो उसको जूजू या फिर जानवर एक ही नाम से पुकारते हैं। अगर बिल्ली देख लेगा तो भी बच्चा बोलेगा छोटा सा कि यह जूजू है, कुत्ता देखेगा तो जूजू है। मतलब कि उसको एक दिमाग में क्रिएट हो जाता है बच्चों के कि हाँ यह जूजू है, काट लेगा, ये जानवर है, इससे दूर भागना है, भले छोटा हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका स्तर बढ़ता है, उनको समझ में आने लगता है कि आखिर ये क्या है, कौन सा कुत्ता है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है, सबको समझ में आने लगता है धीरे धीरे एक स्तर के बाद, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पक्षियों की बात करेंगे, पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले की बात करेंगे। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, आज हम 10-12 पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, पक्षियों द्वारा। भाई राइटिंग पे नहीं जाएंगे, ना ही मात्रा पे जाएंगे, है ना। मात्रा वगैरह हिंदी में देखेंगे, यहाँ पे मात्राएं हमारी थोड़ी गलत होती हैं, हम आपको बता दिए। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले
घोंसले, बनाए जाने वाले घोंसले, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं और हम आपको अभी दिखाएंगे। 6-7 प्रश्न आपके सामने ही कराएंगे, सब कुछ आपके सामने होगा। सबसे पहला है पक्षी, सबसे पहला जो पक्षी है उसका नाम है इंडियन रॉबिन बर्ड। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथी, आपके एग्जाम में पूछा गया है इंडियन रॉबिन बर्ड, बर्ड है ना, इंडियन रॉबिन बर्ड। इसको एक तरह से कहा जाता है कलचिड़ी। क्या कहा जाता है? कलचिड़ी कहा जाता है। कलचिड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी खासियत क्या है? सबसे पहली बात खासियत पूछा जाता है, यह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला किस पक्षी द्वारा बनाया जाता है? तो आप बता देंगे इंडियन रॉबिन द्वारा बनाया जाता है। पत्थरों के बीच में, पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाना इसका वर्क होता है, इसका काम होता है। ये मुलायम घोंसला बनाता है। अच्छा, मुलायम बनाता है तो इसका मतलब मुलायम चीज़ों से बनाता होगा। पत्थरों के बीच में दो पत्थर होते हैं, उनके बीच में यह अपना घोंसला बनाता है। अगर मुलायम बनाता है तो यानी किससे बनाता होगा? आप खुद सोचिए, खुद अनुमान लगाइए किससे बनाता होगा। यानी कि इंडियन रॉबिन मुलायम घोंसला बनाता है, पत्थरों के बीच में बनाता है। आखिर किससे बनाता है बताइए, किससे बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए, यह एक तरह से ऊन हो गया, सर ऊन होगा, और आपको पता है बाल होंगे, और क्या हो सकता है? आप रूह, है ना, रूहें हो सकती हैं जो खेत में मिलती हैं। इसके बाद जड़ें हो सकती हैं, टहनियाँ हो सकती हैं, टहनी हो सकता है, जड़ हो सकता है। इन सभी चीज़ों से मिलाकर यह अपना घोंसला बनाती हैं। अगर आम जो फैमिलियर थोड़ी सी जीव होता है जिसका नाम है गौरैया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे वह बहुत कम दिखती है। आप सभी से लास्ट तक रुके रहेंगे तो एक रिक्वेस्ट भी करेंगे हम, अपने लिए नहीं, ना ही इस फैमिली के लिए, बस कुछ जीव जंतुओं के लिए, अगर लास्ट तक रुके रहेंगे तो। देखिए, जो गौरैया होता है उसे एक तरह से कहा जाता है कि सामाजिक पक्षी। गौरैया एक सामाजिक पक्षी होती है क्योंकि समाज में ही उसका रहना जाना होता है। लेकिन आजकल गौरैया का खात्मा हो गया है। आपको पता है गौरैया बहुत कम दिखती है। लेकिन अगर अपनी बात करें तो मेरे घर पे हमेशा सैकड़ों की संख्या में गौरैया होती हैं, दिन प्रतिदिन, मतलब कि उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। खास बात यह होता है सैकड़ों हमें दिखाई देती हैं और शाम के समय तो काफ़ी संख्या उनकी हो जाती है, क्योंकि दिन में जो मेरी माता श्री हैं, मेरी मम्मी हैं, और उनके लिए पानी और प्लस भोजन की व्यवस्था की रहती हैं। एक मटकी है, आपको कभी दिखाएंगे, सब कुछ थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाए अच्छे से, है ना, आपकी सेटिंग वगैरह हो जाए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कहाँ पर वो चीज़ें रखी जाती हैं। और वहाँ पे संख्याएं भी बहुत ज़्यादा आती हैं गौरैया की, है ना। चलिए, इंडियन रॉबिन के बारे में आपने पढ़ लिया। दूसरा पक्षी हेडिंग लगा लीजिए, कौवा। कौवा, कौवा भाई पढ़ते चलिए। कौवा, अब थोड़ा तेजी लाते हैं। कौवा यह अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाती है। भाई कौवा याद रखना, यह अपना घोंसला जो है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे बनाती है। पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे बनाती है, ऊंची डाल पर बनाती है, ठीक है ना। यह घोंसला अपना जो है कौवा जो बनाती है, यह पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे बनाती है। आपको याद रखना, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। कौन सी पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है? नाम दे देगा आपको, कबूतर, गौरैया, शक्कर खोरा पक्षी, उल्लू, मैना, कुछ भी देगा। सबके बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों एक चीज़ भाई मेरे, एक चीज़ आप और लिखेंगे इसमें कि घोंसला पेड़ के सबसे ऊंचे डाल पर बनाती हैं। एक चीज़ इसमें और लिख लेंगे कि कौवे के घोंसले में लोहे का तार या लोहे के तार से बनाते हैं, लोहे के तार, और टहनियों से बनाते हैं। याद रखेंगे, टहनियाँ हो गई पेड़ के छोटे मोटे, पत्ते हो गए, घास फूस हो गए। घास फूस कम होता है लेकिन टहनियाँ ज़्यादा, घास फूस से तो गौरैया बनाती है, और लोहे के तार हो गए, इससे बांधने का कार्य करती हैं वो, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई। इसके बाद और इसमें एक खास बात और लिख लेंगे, जो कौवा होता है, कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। कोयल भी काला काला होता है, कौवे के घोंसले में कोयल अंडा दे देती है ना। ये बात पूछी गई है एक बार तो सीटेट में ही। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है, और कोयल के अंडे को कौवा अपना समझकर सेता रहता है। सेने के बाद जब बच्चा होता है तो बच्चा उड़ जाता है कोयले के रूप में, मतलब कि कोयल के रूप में, समझ रहे, कोयल बन जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। तो कोयल चालाक होती है, समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ें लिख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे पक्षी कौन सा दें भैया? आगे हेडिंग लगा लेंगे, डार्जिन।
दार्जिन पक्षी, नाम से ही फेमस है इसका। दार्जिन पक्षी से क्यों कहते हैं, ये सीने वाली पक्षी है ना, पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती है भैया दार्जिन पक्षी, लिख लेंगे दार्जिन पक्षी। तीसरा हमने बता दिया दार्जिन पक्षी। भाई जितना बता रहे हैं बस उतना पढ़ लीजिए, श्योर है 30 में 30 आप उठाएंगे ईवीएस में, कहीं से भी एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। दार्जिन पक्षी, दार्जिन पक्षी घोंसला कैसे बनाती है उसको लिख लेंगे, यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों, यहाँ लिख लीजिएगा पत्तों, नुकीली चोंच से पत्तों को लिख लीजिए, ये अपने नुकीली चोंच से पत्तों को छेद कर फिर सी देती है, पत्तों को छेद कर सी कर घोंसला बनाती है भैया, घोंसला बनाती है। ठीक है भाई, याद रख लेंगे कि दार्जिन पक्षी नाम से ही फेमस है, दर्जी कपड़ा काटता है फिर सीता है, इसी तरह यह पेड़ के पत्तों को काटती है फिर सीती है फिर अपना घोंसला बनाती है। तो याद रखेंगे, पूछा गया है कौन सी पक्षी है जिसे हम लोग दार्जिन पक्षी कहते हैं, कौन सी पक्षी है जो दर्जी का काम करती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। और इसमें एक चीज़ और लिख लेंगे भाई, बस इतना इसके लिए काफ़ी है। चौथा, बीवर पक्षी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीवर पक्षी का जो काम होता है बच्चों, भाई मेरे, बीवर पक्षी नर होता है। याद रखेंगे जो बीवर पक्षी में जो नर पक्षी होता है, इसका खास बात हम आपको बताते हैं, इसकी जो पार्टनर होती है, सुनिए पहले। बीवर पक्षी में जो नर पक्षी होता है, वो घोंसला बनाता है, नर पक्षी घोंसला बनाता है। और इसके बाद जो मादा पक्षी होती है, मादा बीवर पक्षी जो होती है, वो उस घोंसले को चेक करती है आखिर हमारे लायक है कि नहीं है, उसमें क्या कितना अच्छा है। उसके बाद वह नर पक्षी का एक तरह से पार्टनर बन जाती है घोंसला बनाने के बाद, लेकिन ठीक है ना। तो इसी वजह से भाई कार्य करिए। तो बीवर पक्षी नर पक्षी जो होता है वो घोंसला बनाता है, घोंसला बनाने के बाद उसकी मादा जो उसकी साथी होती है वो घोंसले में चेक करती है बैठकर कि घोंसला कैसा है। अगर अच्छा लगा उसे तो वह जो बीवर पक्षी नर होता है उसका सहायता देता है, उसका पार्टनर बन जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद साथी आ जाता है आपका, इसमें एक और होता है, बस ये चीज़ें हैं याद रख लेंगे। इसके बाद भैया पाँचवें नंबर पे लिख लेंगे पाख्ता पक्षी। जो पाख्ता पक्षी होती है इसे कहते हैं डब बर्ड, DOVE, इंग्लिश में डब बर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डब बर्ड। इसका काम होता है भैया कैक्टस, जो हम लोग के गांव में होता है ना कैक्टस, जो कटीला वाला होता है ना, कटीला जो कहते हैं कि भैया ये शिव जी को चढ़ाया जाता है, बेलपत्र, तो उसमें कांटे होते हैं ना। बेलपत्र की बात नहीं कर रहे हैं, बेलपत्र जैसा जो कांटा होता है छोटा सा, उस पर काफ़ी ज़्यादा कटीला होता है, उसको क्या नाम से जानते हैं उस पौधे को, जो मेड़ी पे या फिर घर के दीवारों पे, घर के थोड़े से पिछवाड़े जो ज़मीन है तो आंगन में कहीं भी वो पनप जाता है ना, कटीला होता है, तो उसको बोलते हैं कैक्टस। कैक्टस के कांटों के बीच में एक तरह से कह लीजिए कि मेहंदी के मेड़ में, मेहंदी है ना, मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। मेहंदी के मेड़ में, मेहंदी का जो मेड़ होता है, मेहंदी जहाँ पे लगती है उसके मेड़ में भी, मेहंदी आप देखे होंगे जो मेहंदी की पत्ती होती है, उसको हमारे यहाँ है नहीं, मतलब कि है फिलहाल में हमने देखा है, बहुत ज़्यादा उसके बगीचे होते हैं मेहंदी के, उसमें बहुत बड़े बड़े पौधे, उसका पेड़ होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें पत्तियाँ जो होती हैं चुना जाता है, कांटे होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें, तो पत्तियों को चुनकर उसे पीसा जाता है। कुछ लोग होते हैं उसे सुखवा देते हैं, सुखवा कर वही मार्केट में बिकता है, लेकिन जो जिसके यहाँ है वह तुरंत पीस कर उसे हाथों में छाप लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हो लाल लाल पूरा हो जाता है। यानी कि कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी के मेड़ में देखिए दो चीज़ है, बीच में हो गया कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी के मेड़ में, ये अपना घोंसला बनाती हैं, घोंसला बनाया करती हैं भाई। गांव का भैया मेढ़ा मेढ़ी हो गया, शहर में भी होता है यह चीज़, तो गांव के मेड़ में भी शहर में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब आते हैं हम लोग गौरैया कबूतर की बात कर लेते हैं। इसको छाप लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ना लिया करें भाई, आप अपना नोट्स खुद बनाएं, हम PDF किसी को नहीं देंगे, क्योंकि भाई PDF बनाने में भी वक्त लगेगा, अकेले पर्सन हैं
और बहुत चीज़ें मानसिक संतुलन, मानसिक पीड़ा के बाद भी हम आपको पढ़ाते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, मतलब कि हैं, मेरे भी प्रॉब्लम होते हैं, सबके प्रॉब्लम होते हैं, वैसे किसी के कम किसी के ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो सबके पास होती हैं। लेकिन हमने जो ठाना है आपको देना है, हमें पूरा फ्री क्लासेस, पूरे यूट्यूब में आपको हर एक चीज़ फ्री दे देना है। सीटेट से रिलेटेड हो गया, यूपी टेट से रिलेटेड हमने दे रखा है, और इसी प्रकार से सुपर टेट से भी रिलेटेड हम देंगे आपको, हर एक चीज़ फ्री देंगे। देखना, यहीं से सारे प्रश्न आएंगे, बाहर से कहीं नहीं आएंगे। और अगर हो सके तो एक टेस्ट सीरीज मार्केट में है, कोई बिकता है, उसको आप जरूर ले लेंगे, उससे बस अपना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और सारे क्लासेस हम करा रहे हैं, इसको करते रहिए, सब कुछ मिलेगा। एक टाइम के बाद 21-22 क्लास 20 क्लास होंगे बस ईवीएस के, फिर खत्म, छोटे छोटे होंगे। इसके बाद हम कबूतर और गौरैया की बात करते हैं। कबूतर और गौरैया, देखिए गौरैया जो है इसे सामाजिक पक्षी के नाम से भी जानते हैं। गौरैया जो है इसे सामाजिक पक्षी के नाम से जानते हैं, जिसको अभी कुछ टाइम पहले रेस्क्यू करा लिया गया था चाइना द्वारा, काफ़ी बड़ी संख्या में, क्योंकि ये झुंडों में रहती हैं, यह गुट में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। कभी एक गौरैया आप साथ में नहीं देखेंगे, रहेंगी तो बहुत झुंडों में रहेंगी साथ में, या फिर देखेंगे भी एक तो उसके आसपास उधर उधर कहीं छिटक कर सब बैठी होंगी, यानी कि नज़र में तो होंगी, ये झुंडों में चलती हैं। इनका जो गौरैया का जो घोंसला बनता है, गौरैया का, ध्यान से पहले लिख लीजिए, गौरैया का जो घोंसला बनता है यह अलमारी के पीछे हो गया, है ना, छत पर हो गया, आईने के पीछे हो गया। पूछा जाता है आईने के पीछे निम्न में से कौन से पक्षी द्वारा घोंसला बनाया जाता है, तो आप गौरैया बता देंगे। कबूतर मत लिखिएगा भाई, कबूतर के बारे में बता रहे हैं। और साथ ही इसका शिकार एक बार बहुत ज़्यादा बड़े रूप में चाइना ने करवा लिया, इसके बाद उस पर रोक लग गया। इसका शिकार कोई भी बलेरिया अगर करता है तो उसके ऊपर एक तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो चाइना द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि वहाँ पर इसको खाया जाता है, इसको क्या, बहुत सारी चीज़ों को लोग खाते हैं। इसके बाद कबूतर की बात करें तो कबूतर पुराने मकान के खंडहरे बनाता है, बर्जे पर बनाता है, जो खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, उसका बर्जा है तो वहाँ पे बनाते हैं। पुराने मकान के खंडहरे बनाता है, अपना घोंसला बस ये लिख लेंगे। इसके बाद बसंत गोरी पक्षी, बसंत गोरी पक्षी नाम लिखिएगा। इसके बाद बसंत गोरी पक्षी, बसंत गोरी पक्षी, बसंत गोरी पक्षी कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है, ये चीज़ें, ये पेड़ के तनों के, एक तरह से जो पेड़ का तना होता है किसी भी पेड़ का, है ना, उसको गहरे रूप में छेद देती है। समझ रहे, जो खटखड़वा आता है, खटखड़वा देखते हैं, खटखट खटखट 1 सेकंड में कितनी बार कर लेती है, 5-6 बार, मतलब 1 मिनट में काफ़ी ज़्यादा वह खटखट 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 करके छेद देती है पेड़ को। उसी प्रकार से यह है बसंत गोरी पक्षी। इसका उसी कह लीजिए वैसे ही पक्षी अभी है, जो कि अपने पेड़ के, किसी भी पेड़ के तने में वो गहरा छेद कर बनाकर उसमें अंडे देती है ना। तो ये चीज़ें लिख लेंगे, जो बसंत गोरी पक्षी है पेड़ के तने पर गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। इसके बाद शक्कर खोरा पक्षी लिख लेंगे भाई, शक्कर खोरा काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, शक्कर खोरा, शक्कर खोरा पक्षी। जो शक्कर खोरा पक्षी होता है मेरे मित्र, मेरे भाई, यह पेड़ या झाड़ी हो गया, पेड़ हो गया, अभी झाड़ी हो गया, या फिर झाड़ी की डालियां हो गई, उस पर लटकता हुआ ये अपना एक तरह से कह लीजिए कि घोंसला बनाता है, लटकते हुए पेड़। ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। इसके चोंच थोड़े से मुड़े हुए ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे अक्सर, आप लोग कहते होंगे सर ये मतलब ये मुर्गा है क्या भाई, नहीं मुर्गा नहीं है, मुर्गे जैसा ही होता है। इसका कलर बिल्कुल वैसा नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा ब्राउनी होता है ना। कभी तालाब वगैरह होगा तो वहाँ पे देखते होंगे, अभी बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे जो कि ताड़ लिपस्टिक बोल रहे भाई, क्या बोलते हैं, लिप्टस हो गए, जिसे सफ़ेदा कहते हैं। तो झाड़ी की डालियाँ हो गई, वहाँ पे अगर जो पेड़ पौधे लटकते हुए होते हैं उसके ऊपर ये घोंसला बनाती हैं अपनी, है ना। और इसमें रुई हो गया, सूखे पत्ते हो गए, कपड़े के चिथड़े हो गए, है ना, उन सब से यह अपना घोंसला बनाती हैं। पूछा जाता है भाई, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप एक एक बात हमारी लिखते चलिए, कोई फालतू की बात यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद उल्लू पक्षी, भाई उल्लू, बहुत सारे बच्चे सुने होंगे उल्लू के बारे में। और उल्लू रात में निकलता है और सर्विलांस करता है, समझ रहे हो ना, रात में इसका सर्विलांस चलता है। और इसको एक तरह से पूछा जाता है, एक एग्जाम में पूछा गया था आपसे, सीटेट में ही शायद पूछा गया था या फिर रीट में, कि उल्लू को कैसा दिखता है, तो भाई ब्लैक एंड वाइट दिखता है। ये बात पहले याद रखेंगे, ब्लैक एंड वाइट दिखने का कारण भी है क्योंकि रात में निकलती है। रात में कोई भी चलचित्र अगर चलता है, पहले की टीवियाँ जो हुआ करती थी, टेलीविज़न भाई, उसमें आप देखते होंगे कि जो टेलीविज़न में जो आता है चित्र वह ब्लैक एंड वाइट के रूप में आता है ना। इसी प्रकार से जो उल्लू पक्षी है रात में निकलती, इसे रात्रिचर प्राणी भी बोलते हैं, है ना।
जो अपनी गर्दन 360 डिग्री पे घुमा सकती है। आपसे इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं, दो प्राणियां हैं, एक मैना है एक उल्लू है। जो मैना है वो अपनी जो गर्दन घुमाती है ना, वो झटके में घुमाती है, झटके में घुमाती है। मैना जो छोटा मोटा आप देखते होंगे, उसके पीले पीले थोड़े आँख पे लगे हुए होते हैं, जनरली आपको दिख जाता है मैना, हमेशा दिख जाता है। जैसे वह या तो कह लीजिए रेगिस्तान वाले इलाके में बहुत ज़्यादा मिलती है मैना, ठीक है ना। तो उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा सकता है पूरा का पूरा पीछे, और जो मैना होती है अपना गर्दन झटके में घुमाती है। अभी क्वेश्चन लाएंगे हम, ठीक है ना। और इसको रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ये बात लिख लेंगे भाई, ठीक है। ये अब क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक है बगुला। बगुला से एक प्रश्न पूछा गया था, बगुला पक्षी से, बगुला पक्षी। भाई एक और याद रख लेंगे, जो हम एक प्रश्न है हम लाए हुए हैं, रुकिए दिखा रहे भाई कौन सा एक पक्षी है, गिद्ध। गिद्ध को कहते हैं कि यह कह लीजिए कि जो जानवर मतलब पर्यावरण का सुरक्षा कौन करती है, पर्यावरण का स्वच्छ कौन रखता है, कौन सी पक्षी रखती है। तो भैया जो गंदगी होता है, मांस वगैरह होते हैं, गिद्ध खाकर अपना सफा चट कर देती है और साफ सुथरा रखती है। इस वजह से देखते हैं, क्योंकि पहले की गाय जो हुआ करती थी वह उसमें जो लोग दूध वगैरह निकालते थे आसानी से निकाल सकते थे, या फिर कह लीजिए कि जो नेचर में जो चीज़ मिलती थी उसको खिलाकर दूध निकालते थे। अब देखते होंगे कि जो गिद्ध है, चील है, इसकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि जो गाय हैं, जो भैंस हैं, ये सब पे इसमें कह लीजिए कि साथियों ये लोग दवा मिलाकर कह लीजिए कि कुछ एक दवा आती है, उसको मिलाकर या दूध वगैरह निकालते हैं। जब गाय वगैरह मर जाती हैं तो उनके शरीर में वो चीज़ें केमिकल रह जाती हैं, और इनको उस केमिकल को ये सब खा लेते हैं पक्षियाँ जो साफ़ सुथरा करने वाले होते हैं, जैसे गिद्ध हो गया, चील हो गया, तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है एक निश्चित समय के बाद, है ना। जो बगुला पक्षी होता है इसके बारे में सुन लीजिए। बगुला पक्षी होता है, फिर क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट यही है। जो बगुला पक्षी होता है मेरे मित्र, मेरे भाई, ये जो बगुला पक्षी होता है ना, बगुला पक्षी जो होता है भैंस के पीठ पर बैठ जाती है। भैंस के पीठ पर बैठकर उसके जो कीट होते हैं भैंस के पीठ पे ना, उसको खा जाती है ना, उसको खा जाती है। भैंस को भी इससे फायदा मिलता है कि उसके कीट मर जाते हैं, कीटों से छुटकारा मिल जाता है, और बगुले को भोजन का भी आनंद मिल जाता है, भोजन पा जाती है ना। दोनों एक दूसरे के किस प्रकार से सहयोगी हैं, ये प्रश्न पूछ लिया गया था एक बार। बगुला और एक तरह से भैंस एक दूसरे से किस प्रकार सहयोगी मित्र हैं, तो आप बताएंगे ये एक दूसरे से एक प्रकार से सहजीवी मित्र हैं। किस प्रकार के मित्र हैं? सहजीवी मित्र हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। बस इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है इसमें आप लोग देखेंगे। 6-7 प्रश्न हम लिखेंगे, बोलेंगे, उसके उत्तर आप बताएंगे। हम प्रश्न को लिखकर लेकर आए भाई। नीचे दिए गए पक्षियों की, लिख लीजिए प्रश्न लिखना है तो, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को मोड़ लेती है भाई। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके में अपनी गर्दन को मोड़ लेती है? क्या उल्लू मोड़ लेता है झटके से? दूसरे नंबर पर क्या कौवा मोड़ लेता है झटके से? तीसरे नंबर पर बसंत पक्षी या फिर बसंत गोरी पक्षी मोड़ लेती है क्या? और चौथे ऑप्शन में मैना मोड़ लेती है क्या? तो हमने बताया भैया मैना एक ऐसी पक्षी है जो कि राजस्थानी इलाकों में पाई जाती है, राजस्थानी मतलब रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, और यह अपनी पक्षी को झटके में मोड़ती है। इस बात को याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। निम्न पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेती है, मतलब 360 डिग्री तक घुमा लेती है? तो भैया उल्लू बता देंगे आप, उल्लू बता दीजिएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सी पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण का सुरक्षा करती है, स्वच्छ रखती है? तो भैया गिद्ध बता देंगे आप लोग, गिद्ध। इसमें ऑप्शन दिया है गिद्ध, चील, कौवा, मैना, तो आप क्या बताएंगे? गिद्ध बता देंगे मेरे मित्र। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, निम्न में से कौन सी पक्षी है जो पेड़ों में छेद करके छुपे हुए कीटों को खा जाती है? भैया यह प्रश्न लिख लीजिए, उसका नाम ही आप लोग बता देंगे सुनते ही। दार्जिन पक्षी। क्या दार्जिन पक्षी हो सकती है क्या? दार्जिन पक्षी हो सकती है क्या, बताना। दूसरा कठफोड़वा पक्षी। तीसरा मैना, और चौथा कौवा। भैया यह ऑप्शन दिया गया था, ये सीटेट का क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो पेड़ों के टहनियों में या फिर तनों में छेद करके कीटों को खा जाती है? तो बताइए कौन हो सकता है भाई। दार्जिन पक्षी तो पत्तियों को सिल सकती है, इसके चोंच उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं कि यह तनों को छेद दे। मैना तो भैया गर्दन मोड़ने वाली, झटके में खटखट। और कौवा जो है भैया यह घोंसला बनाता है ऊंचे पेड़ पौधों के टहनियों पर, जिसमें कोयल आती है, अपना अंडा देती है, और ये बेचारा मस्त मौला सेवा कर देता है उसकी, है ना, फ्री में सेवा कर देता है। ले जाओ भैया, तुमको हम वर देते हैं, इसको ले जाओ।
इसके बाद मैना हो गया। अब बचा कौन? कठफोड़वा। यही है भैया इसका राइट आंसर कौवा, मतलब इस प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है? तो यही ऑप्शन अगर दे दें आपको तो आप बता सकते हैं आसानी से, दार्जिलिंग पक्षी है जो कि पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है भाई, यह रहा आपका सिलेबस, मतलब कि जो हमको पढ़ना है पूरे। अब कल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ें, जानवरों की विशेषता पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक तरह से एलिफेंट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायन हो गया, है ना, इन जानवरों की विशेषता पढ़ेंगे। जिराफ हो गया, इसके क्या फ़ायदा है ना, विशेषता क्या है इनकी, सारी बातें इसको हम करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग से यही उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर करेंगे और खुद पे विश्वास रख के पढ़ाई करिए। हम आपको सब कुछ फ्री में देंगे, A to Z फ्री में देंगे। हमने मैथ का 15 नंबर वाला पोर्शन दे दिया है, अब EVS का भी 15 नंबर वाला पोर्शन दे दिया है। अब EVS का ये वाला पोर्शन आप देखते रहिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। नमस्कार।